हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रीपी किस्से। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है भोपाल के एक फ्रेंड की। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं दिखना चाहिए था। ये कहानी है भोपाल के भार्गव और दीपाली की। भार्गव एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ओनर है और दीपाली एक एमएनसी में एचआर का काम करती है। कुछ साल कड़ी मेहनत करने के बाद भार्गव और दीपाली ने कुछ पैसे जुटाए और उस पैसे से उन्होंने भोपाल के एक पॉश इलाके में एक प्लॉट खरीदा। वैसे तो ये पॉश इलाका था, मगर उन्हें ये प्लॉट बड़े ही सस्ते दामों में मिल रहा था और आगे और भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो एरिया अभी और भी बहुत डेवलप होना बाकी था। तो भार्गव ने देरी ना करते हुए फटाफट इस प्लॉट को बुक कर लिया। वैसे जहां उन्हें ये प्लॉट मिला वहां एक बड़ा सा गड्ढा था, जिसकी वजह से इस जमीन का प्राइस थोड़ा कम था। तो भार्गव ने सोचा इस प्लॉट का दाम बड़ा ही सस्ता है, कुछ पैसे डलवा के इस गड्ढे को भरवा दूंगा, कुछ ही समय में इस प्रॉपर्टी का दाम आसमान छूने लगेगा। डील बहुत जबरदस्त थी, मगर वो कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत अच्छी चीज भी अच्छी नहीं होती। दीपाली और भार्गव ने प्लॉट खरीदा और उस गड्ढे को भरवा दिया। उन्होंने धीरे धीरे उस जगह पर एक 3 मंजिला मकान बना लिया। अंदर से वो मकान बहुत ही शानदार था। उन्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते करीब 2 साल लग गए। वैसे तो वो प्लॉट बड़ा सस्ता था, मगर सब कुछ मिला जुला के उनका काफी खर्चा हो गया था। और आखिर हो भी क्यों ना, सपने कभी आसानी से पूरे नहीं होते। इन द मीनवाइल दीपाली और भार्गव को एक प्यारी सी बेटी हुई। उनके घर में खूब तरक्की हो रही थी, सब कुछ शानदार चल रहा था। मगर आगे जो हुआ, मैं गारंटी देता हूँ कि उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उस समय दीपाली और भार्गव अपने एक पुश्तैनी घर में रह रहे थे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनकी छोटी सी फैमिली हंसी खुशी रह रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने नए घर में शिफ्ट होंगे और वहाँ पे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसी बीच दीपाली की 2 बहनें, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस घर के छत पे एक रात पार्टी करेंगे और उस घर के छत पे चिकन बनाने का और पार्टी करने का प्लान बना। भार्गव और दीपाली की दोनों बहनों के हस्बैंड के बीच में बहुत मस्त बनती थी, तो उन्होंने भी इस प्लान की हामी भर दी। तो एक वीकेंड दीपाली, भार्गव, उसके मम्मी पापा, उसकी दोनों बहनें और भार्गव के दोनों साड़ू उस घर पे पार्टी करने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा, बाय द वे 2 साड़ू थे, एक का नाम साहिल और दूसरे का नाम ब्रिजेश। शाम को घर के छत पे चूल्हा लगाया, मस्त स्पीकर पे गाने लगाया और पार्टी शुरू हो गई। पूरा माहौल बना हुआ था। अचानक से जिस चूल्हे पे चिकन बन रहा था वो एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। जनरली ऐसा होता नहीं है। चेक करने पे पता चला कि जो गैस का मेन कनेक्टर होता है उसका नॉब बंद हो गया था। मगर ये कैसे हुआ? चूल्हा तो अभी जल रहा था। फिर उन्हें लगा कि बच्चों की गलती से हाथ लग गया होगा, इसलिए शायद वो नॉब बंद हो गया। वापस से चूल्हा जला और पार्टी स्टार्टेड अगेन। फिर तीनों साड़ू का प्लान बना कि अपन तीनों नीचे जाते हैं और 1-2 पेग्स लगाते हैं। क्योंकि फुल पार्टी का माहौल हो रहा था तो वो तीनों नीचे चले गए अपना ड्रिंक्स पार्टी करने, क्योंकि छत पर दीपाली के मम्मी पापा भी थे। तो प्लान बना कि वो लोग नीचे जाके ड्रिंक्स करेंगे। अब इस घर का लेआउट समझिए, 3 फ्लोर थे, उसके ऊपर छत, हर फ्लोर पे 2 रूम, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड में। घर को कम्प्लीटली वास्तु के हिसाब से बनाया गया था और हर रूम में एक अटैच्ड वॉशरूम था। अब जब तीनों साड़ू पी रहे थे, साहिल को जोर का टॉयलेट आया, उसी वक्त ब्रिजेश को भी टॉयलेट आया। अब जिस रूम में बैठ के ये लोग पी रहे थे उस रूम में ब्रिजेश टॉयलेट करने चला गया, तो साहिल ने डिसाइड किया कि वो दूसरे रूम में जाके टॉयलेट यूज कर लेगा। अब क्योंकि घर नया था तो हर रूम में लाइट्स नहीं लगे थे, तो जिस रूम में साहिल टॉयलेट करने आया था उस रूम में सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ था, एक नाइट लाइट, जिसका लाइट बहुत ही डिम था और विजिबिलिटी बहुत ही लो, और वॉशरूम में कोई लाइट नहीं लगा हुआ था। तो साहिल ने सोचा कि वो वॉशरूम का दरवाजा ओपन रखेगा और जो भी हल्की फुल्की विजिबिलिटी होगी उसमें वो वॉशरूम यूज कर लेगा। अच्छा, वॉशरूम में एक वेंट विंडो था जिससे बाहर के स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी अंदर आ रही थी। जब वो टॉयलेट कर रहा था उसने अपनी नजरें उठाई और जो उसने देखा वो देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि उसके परछाई के साथ एक और परछाई है और जो दूसरी परछाई है वो उसकी परछाई से कुछ ज्यादा ही लंबी और तगड़ी दिख रही है, और वो बड़ी परछाई जैसे उसके अंदर मिलने यानी कि उसके अंदर आने की, उस परछाई के साथ एक होने की कोशिश कर रही है। उसे अपने सीने में अंदर से दबाव महसूस हो रहा था, जैसे मानो कि कोई उसके सीने में अंदर से बाहर प्रेशर लगा रहा हो, जैसे मानो कि उसका हार्ट उसके चेस्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने देखा कि वो बड़ी सी परछाई
परछाई उसके परछाई से अलग हो गई और ऐसे साहिल की परछाई से दूर हो गई जैसे मानो कि वो जल रहा हो या किसी चीज से भाग रहा हो। ये सब विद इन 10 to 20 सेकेंड्स में हो गया। साहिल फटाफट अपना काम निपटा के वॉशरूम से बाहर निकलता है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल के उस रूम में पहुँचता है जहाँ पर भार्गव और ब्रिजेश बैठकर पी रहे थे। साहिल से भार्गव ने पूछा भी, क्या हो गया, बड़े ही परेशान लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है? साहिल ने कुछ नहीं बोला, ये सोचकर कि उसने अभी थोड़ी ज्यादा पी ली है और जो भी उसने अभी महसूस किया वो बस एक भ्रम है। कुछ देर पीने के बाद वो तीनों वापस छत पर चले गए। सबने खाना खाया और कुछ देर एंजॉय करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि सब नीचे जाकर एक रूम में सोएंगे। उसी रात दीपाली की बड़ी बहन ने भी कुछ महसूस किया। दीपाली की बड़ी बहन खूब पूजा पाठ करती थी तो उनकी इन सब चीजों में समझ बहुत अच्छी थी। उन्होंने महसूस किया कि जिस रूम में वो लोग रात को सो रहे हैं वहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड है और एक अजीब सा स्मेल जैसे कुछ जल रहा हो। वैसे उनका नाम मिताली है। मिताली की अपनी एक अलग स्टोरी है जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। अब मिताली की रात को नींद खुल गई। उन्हें कुछ अजीब लगा। पास के ही रूम से उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आई जैसे कोई खूंखार जानवर। उन्होंने बताया कि वो जो भी था वो इंसान तो नहीं था। मिताली ने उसी वक्त डिसाइड किया कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे, वो तुरंत अपने घर वापस जाएंगे। उन्होंने सबको उठाया और बोला कि सब घर चलो, आज रात यहाँ नहीं सोना चाहिए। मगर उस वक्त बहुत रात हो गई थी और सब लोग बहुत गहरी नींद में थे तो सबने ये डिसाइड किया कि वो लोग अगले दिन सुबह घर वापस जाएंगे। फिर भी मिताली ने उस दूसरे रूम के दरवाजे पे चावल और हल्दी का एक टीका लगाया और अपने रूम के बाहर कुछ राई के दाने छिड़क दिए। कुछ देर में उस रूम से आवाज आना बंद हो गया। अच्छा, अब ये आवाज बाकी लोगों को नहीं सुनाई दे रहा था, ये आवाज सिर्फ और सिर्फ मिताली को सुनाई दे रही थी। अब वो रात तो कट गई मगर भार्गव और दीपाली के लाइफ में परेशानियों के लाइन लग गए। भार्गव को अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा था और दीपाली की भी जॉब चली गई। वैसे तो उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं था मगर अब भार्गव और दीपाली कभी भी कुछ भी प्लान करते हमेशा उसका उल्टा ही होता। इस हाल फिलहाल में उन दोनों के बीच में भी बहुत बहस होने लग गई थी। कई कोशिश करने के बाद भी दीपाली और भार्गव अपने इस नए घर में शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। जब भी वो इस घर में शिफ्ट होने का प्लान करते कुछ न कुछ अजीब घट जाता। कभी दीपाली की तबीयत खराब हो जाती, कभी भार्गव को बिजनेस में कुछ बड़ा नुकसान हो जाता। चाहे लाख कोशिश कर लिया उन लोगों ने लेकिन वो उस घर में शिफ्ट नहीं हो पाए। तो मिताली के कहने पे दीपाली ने अपने इस घर पे एक हवन रखवाया। जब पंडित इस घर में आए तो उन्होंने बताया कि आपके घर पे कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है और उन्होंने घर के सारे दरवाजों पे एक नारियल रखवाया और हर रूम में एक नींबू और लाल धागे में कुछ लपेट कर हर रूम के ईस्ट कॉर्नर में रखवा दिया। उन्होंने उस घर के सारे रूम के डोर्स को बंद कर दिए और उन्होंने बोला कि अब 7 दिन तक कोई भी इस घर में नहीं आएगा और 7वें दिन आके हर रूम के दरवाजे को खोला जाएगा। ऐसा बोल के पंडित जी ने घर के सभी सदस्यों को एक सुपारी और एक लाल धागा दिया। लाल धागा उन घर के सभी सदस्यों को अपने दाएं हाथ में बांधना था। फिर 7 दिन के लिए उस घर को बंद कर दिया गया। जब भार्गव और दीपाली पंडित जी को लेकर 7वें दिन अपने घर को खोलने के लिए पहुंचे तो घर में घुसने से पहले ही घर के पड़ोसियों ने उन्हें रोक लिया और उन्होंने बताया कि पिछले कुछ रातों से रात में आपके घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही है जैसे किसी के चीखने की या किसी के जोर जोर से हंसने की। और एक ने तो बताया कि आपके घर के 3rd फ्लोर के खिड़की से स्मोक निकलता हुआ दिखा जैसे कोई वहाँ पे स्मोक कर रहा हो या कुछ जल रहा हो। ये सब सुनकर भार्गव और दीपाली दोनों बहुत डर गए। पंडित जी ने उन्हें उस वक्त घर के चौखट के बाहर ही रहने को कहा और उन्होंने खुद ही घर का डोर ओपन किया। घर के अंदर आने के बाद पंडित जी ने घर के चारों कोने में गंगा जल छिड़का और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद भार्गव और दीपाली को घर के अंदर बुला लिया। उन्होंने भार्गव और दीपाली के ऊपर गंगा जल छिड़का और दोनों के सर पे हाथ रखते हुए कहा कि अब मैं जो बोलता हूँ उस बात को गौर से सुनना और हर बात का पालन करना। तो उन्होंने बताया कि अब इस घर के अंदर तुम कुछ नहीं बोलोगे और अपना पैर भी धीरे धीरे रखोगे, कुछ ज्यादा आवाज नहीं करना है। जो भी चीज इस घर में है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और शैतानी है और हमें उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना है। और अगर तुम्हें कोई पीछे से आवाज लगाए, चाहे वो मेरी ही आवाज क्यों ना हो, पीछे मुड़कर मत देखना, ना ही उस आवाज पे रुकना या रेस्पॉन्ड करना। भार्गव और दीपाली तो सहम गए थे मगर क्या करे, मजबूरी है, अपना घर है। तो उन्होंने पंडित जी को बोला कि वो जो कहेंगे वो लोग वो करने के लिए तैयार है। अब पंडित जी ने उस घर
घर के सारे रूम के दरवाजे एक एक करके खोलना स्टार्ट किया। पहले ग्राउंड फ्लोर के दोनों रूम, फिर फर्स्ट फ्लोर के, फिर सेकंड फ्लोर के। जब वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचे तो पूरे वातावरण में एक अजीब सी स्मेल फैल गई। ये स्मेल ऐसा था जैसे कोई सड़ी हुई मरी हुई चीज कई दिनों से यहाँ पड़ी हो। जब थर्ड फ्लोर के राइट साइड वाले रूम को खोला गया, वहाँ का मंजर इतना खौफनाक था कि दीपाली तो वहीं पर बेहोश हो गई। अंदर जो पंडित जी ने नींबू रखा था वो पूरी तरह से लाल हो गया था और जो लाल धागा उन्होंने रखा था वो जलकर राख बन चुका था। और उस रूम में डोर पे अंदर से खरोच के निशान थे, जैसे किसी नुकीली चीज से वहां पर वार किया गया हो। और तो और उस वॉशरूम जहां पर साहिल टॉयलेट करने के लिए गया था, उस वॉशरूम के अंदर में खून से सने हुए हाथ के छाप लगे हुए थे। भार्गव ये सब देखकर बहुत घबरा गया। पंडित जी ने उन्हें नीचे जाने को कहा, पर उन्होंने ये बोला कि घर के बाहर मत जाना, घर के मेन गेट के पास जाकर मेरा वेट करो। उसके बाद भार्गव दीपाली को लेकर नीचे चला गया। पंडित जी ने उस रूम की कुंडी लगा के उस रूम में ताला लगा दिया और उस ताले पे धागा बांधकर कुछ मंत्र पढ़कर उस धागे को सील कर दिया गया। फिर वो नीचे आ गए। उन्होंने भार्गव और दीपाली को बताया कि ऊपर उस रूम में जो भी शक्ति हो वो बहुत ही शैतानी और बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो शक्ति उन पे हावी होने लग गई थी और उन्हें पता भी नहीं चला, जो उन्हें फील तक नहीं हुई मगर उन तीनों पे हावी होने लगी थी। तभी उन्होंने भार्गव और दीपाली को नीचे भेज दिया था, क्योंकि उन्हें ऊपर भार्गव की 2 परछाइयां दिखी थी और वो उस शक्ति को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने बताया कि फिलहाल तो उन्होंने उस कमरे को कुछ मंत्रों और धागों से बांध दिया है, मगर ये बस एक टेम्पररी जुगाड़ है। इस शक्ति से छुटकारा पाने के लिए उन्हें किसी सिद्ध साधु या किसी गुरुजी की मदद लेनी चाहिए। और इस बात को बताने के बाद पंडित जी ने उन्हें बताया कि अब वो उस घर के चौखट के अंदर कभी कदम नहीं रख सकते। अगर उन्होंने उस घर के अंदर कदम रखा तो उन तीनों की जान को खतरा है। भार्गव के बहुत सवाल थे, मगर पंडित जी ये सारी बात बताकर वहाँ से आनन फानन में ही निकल गए। कुछ महीने बीतने के बाद दीपाली की एक कजन सिस्टर की शादी थी। इस शादी में एक दिन एक किन्नर आई। उसने बड़ी सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। उसने दीपाली को देखते ही बोला कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही भयानक काला साया मंडरा रहा है और ये साया तुम्हारे पूरे परिवार को ले जाने की चाह रखता है। दीपाली ने उस किन्नर को वो सब कुछ बताया जो भी उसके साथ अभी तक हुआ था, और वो लाख कोशिश के बाद भी कभी उस घर में शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे और उस घर के एक कमरे में कुछ अजीब ही हो रहा है। ये सुनते ही किन्नर ने उन्हें जो बताया वो सुनकर उनके होश ही उड़ गए। उसने बताया कि तुमने अपना घर बनाते वक्त एक गड्ढा भरा था। उस गड्ढे में किसी ने एक जिन को बांध रखा था और इस जिन को इस दुनिया में किसी को मारने के लिए बुलाया गया था, और जिस आदमी को इस जिन को मारने के लिए बुलाया गया था उस आदमी ने कुछ क्रियाक्रम करके इस गड्ढे में जिन को फंसा दिया था। और जब तुमने उस गड्ढे की भराई की वो जिन छूट गया, मगर वो जिन बंधा हुआ था। जिसने भी इस जिन को यहाँ पर बांध कर फंसाया था उसने कुछ ऐसा मंत्र और ऐसी तांत्रिक विद्या इस पे की हुई थी जिसकी वजह से ये जिन किसी को छू नहीं पा रहा था। मगर जिस दिन उसे नॉनवेज की स्मेल आई वो जाग गया, और जब वहाँ पे उसने दारू स्मेल किया उसमें ताकत आ गई और वो धीरे धीरे उस घर के सभी सदस्यों पे हावी पड़ने लगा। उसने तुम्हारे घर के एक आदमी पे हावी होने की भी कोशिश की, मगर जिस आदमी पे वो हावी होना चाह रहा था उस आदमी की कुल देवी काली माता है। उसने जैसे ही हावी होने की कोशिश की वो बुरी तरह जख्मी हो गया। तब से वो तिल तिल कर एक एक दिन वेट कर रहा है किसी के उस घर में आने का। उस किन्नर ने दीपाली को एक पीर बाबा का एड्रेस दिया। उन्होंने बताया कि यही एक पीर बाबा हैं जो इस टाइप के जिन को काबू कर सकते हैं और यही अब तुम्हारे घर को बिखरने से बचा सकते हैं। भार्गव और दीपाली ने वैसा ही किया। जब वो उस बाबा से मिलने के लिए पहुंचे उस बाबा ने दूर से ही इन्हें अपने पास बुला लिया और इन्हें बताया कि तुम्हारे ऊपर एक भयानक काला साया घूम रहा है, एक जिन का काला साया। तुम सिर्फ अभी तक इसीलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम्हारे हाथ पे किसी पंडित ने लाल धागा बांधा है। अगर ये धागा नहीं होता तो अभी तक ये तुम सबको लेके चला गया होता। फिर उन्होंने भार्गव और दीपाली को कहा कि आने वाले शुक्रवार को वो उनके घर आएंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि आखिर इस जिन से छुटकारा कैसे पाया जा सके। फिर अगले शुक्रवार जब वो बाबा उनके घर पर पहुंचे वो अपने साथ एक और आदमी को लेके आए। जैसे ही उन बाबा ने घर के अंदर कदम रखा पूरे घर में एक काला धुआं फैल गया और एक बहुत गंदी सी स्मेल पूरे घर में फैल गई। फिर उन्होंने उस रूम को खोला जिसमें वो जिन फंसा हुआ था। उन्होंने उस रूम के फ्लोर पे एक स्क्वायर सा पैटर्न बनाया, उसके बीच में एक काला कपड़ा रखा और कुछ पर्चियां जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था, और उस पैटर्न के बीच में उस इंसान को बैठा दिया जो उनके साथ आया था और वो कुछ आयात पढ़ने लगे।
और जैसे ही उन्होंने भस्म उस आदमी के ऊपर फेंका, उस आदमी की आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज इतनी भारी हो गई मानो कि वो आदमी पॉजेस हो गया हो। पंडित जी ने भार्गव और दीपाली को बताया कि वो लोग घबराए नहीं और जो आदमी आगे अभी बोल रहा है वो तो गूंगा है। ये आवाज वाकई उस जिन की थी। फिर उस बाबा ने वहाँ पर जोर से बोला, कौन है तू, क्या चाहिए तुझे? तो वो आदमी वहाँ पर जोर जोर से चीखने लगा और कुछ ऐसे अजीब से लैंग्वेज में बात करने लगा जो वहाँ पर किसी को नहीं आती। कुछ फुसफुसाने लगा, कुछ बड़बड़ाने लगा। बाबा ने उस पर फिर से भस्म फेंका तो वो जोर जोर से चीख चीख कर हंसने लगा। बाबा ने उससे फिर पूछा, क्या चाहिए तुझे? अभी बता मुझे, नहीं तो मैं तुझे कभी आजाद नहीं करूंगा। तू जिंदगी भर यहाँ पर फंसा रह जाएगा। तब जो आवाज आई और जो कहानी आगे निकल कर आई, उसे सुनने के बाद सबके होश उड़ गए। वो कहानी इतनी भयानक थी। वो आदमी बोलने लगा, नहीं छोड़ूंगा तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बीवी और बच्चों को परेशान किया है, तुम सबको लेकर जाऊंगा मैं यहाँ से। बाबा ने उस जिन के ऊपर कई बार भस्म फेंके और भस्म फेंकते फेंकते कई सवाल पूछे। तो उसमें से ये कहानी बाहर निकल कर आई कि उस जिन को काबू नहीं किया गया था, उसकी बीवी और उसके बच्चे को कैद कर लिया गया था, जिसके दम पर उस जिन से किसी की खून मांगी गई थी। और जब तक ये जिन किसी की बलि नहीं चढ़ा देता तब तक उसके बीवी और बच्चे हमेशा के लिए कैद रहेंगे। उसने बताया कि उसकी बीवी और उसके बच्चे इसी घर के नीचे एक गड्ढे में कैद हैं और जब तक वो बलि नहीं चढ़ा देगा तब तक वो फ्री नहीं हो सकते। और इसी वजह से ये जिन कई सालों से किसी के खून का प्यासा है। फिर उस बाबा ने बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए? तो वो आदमी गहरी आवाज में बोला, खून चाहिए मुझे खून चाहिए। तो उस बाबा ने बोला, खून वून कुछ नहीं मिलेगा, इस घर से चला जा, तभी तेरी बीवी और बच्चों को मैं कुछ करूंगा। फिर उस जिन ने बोला, बुड्ढे तेरा ही खून ले जाऊंगा मैं, खून चाहिए मुझे। फिर उस बाबा ने एक मोर का पंख निकाला अपने झोले से और उस आदमी के सर पे टच किया। फिर वो आदमी इतनी जोर जोर से चीखने लगा जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, मगर उस बाबा ने वो मोर पंख नहीं हटाया। फिर उस बाबा ने बोला, मानता है कि नहीं मेरी बात कि अभी तुझे यहीं पे भस्म कर दूं मैं? तब जाके उस जिन ने कहा कि हाँ मैं चला जाऊंगा, मगर मेरे बीवी बच्चे मुझे वापस चाहिए। तब बाबा ने बोला, रुक मैं अभी आया। उसके बाद वो बाबा ग्राउंड फ्लोर पर चले गए। ग्राउंड फ्लोर पे किचन के पास जाके उन्होंने एक सफेद सा पत्थर निकाला और उस पत्थर को जमीन पे रख दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ लकीरें खींची वहां पे और कुछ मंत्र पढ़ा। जैसे ही उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना चालू किया, वो पत्थर जोर जोर से कांपने लगा और कुछ ही सेकेंड्स में वो पत्थर फूट के चकनाचूर हो गया। फिर वो वापस ऊपर कमरे में चले गए और उन्होंने उस आदमी को बोला कि जा, आजाद कर दिया तेरे बीवी और बच्चों को, अब वापस नहीं आना वरना यहीं पे भस्म कर दूंगा तुझे। और इतना बोलते ही वो आदमी वहीं पर बेहोश हो गया। फिर भार्गव और दीपाली को उन बाबा ने कहा कि अपने पूरे परिवार को जुटाओ और इस घर पे एक हवन करवाओ और जो ये पत्थर फूट के चकनाचूर हुआ है इसको उस हवन में डाल देना, वरना ये इस जिन का इस दुनिया में वापस आने का जरिया बन सकता है। भार्गव और दीपाली ने वैसा ही किया। अपने पूरे परिवार को जुटाने के बाद उन्होंने उस घर में हवन करवाया। हवन के वक्त जब उन्होंने उस पत्थर को उस आग में डाला तो उस आग की लपटें मानो घर के छत को छू रही थी और उसके बाद अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो गया, ऐसा मानो कि पूरा घर प्योर हो गया हो। उसके बाद से भार्गव और दीपाली एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। भार्गव को भी अपने बिजनेस में अच्छा मुनाफा हो रहा है और दीपाली को भी एक नया जॉब मिल गया। अब तो उनकी बेटी स्कूल भी जाना शुरू कर चुकी है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर इन सब के बीच भार्गव और दीपाली ने जो भी झेला उसके वजह से उनके मन में एक गहरा घाव बन गया है। जो भी उन्होंने महसूस किया, जो भी उन्होंने देखा वो खौफनाक था और उससे उभर पाना बहुत ही मुश्किल है। और उसकी कुछ यादें आज भी उन्हें सताती हैं और इसकी वजह से वो आज भी अपने पुश्तैनी घर में ही रहते हैं और वो कभी अपने उस नए घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। दबा दे उस मंदिर के घंटे को जो हर बार आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा। टिल देन के लिए स्टे सेफ एंड जय हिंद।